हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस। हमारा क्या चल रहा है भाई? बीएनएस चल रहा है। तो बीएनएस में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की। बीएनएस में चैप्टर 3 का पार्ट 4। ठीक। बीएनएस में चैप्टर 3 का पार्ट 4 आज हमारा क्लास है, जो कि आज चैप्टर 3 का लास्ट डे है। चैप्टर 3 आज हमारा खत्म हो जाएगा। कल से चालू होगा चैप्टर 4। ठीक है। और आप सबको अच्छी तरीके से बढ़िया समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। और आप सब शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। आशा करते हैं आप सब अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से कर रहे होंगे और समझ में भी आप सबको आ रहा होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं आज। और आशा करते हैं आप सब लोग बेयर एक्ट जो है जरूर ले लिए होंगे। ठीक है। क्योंकि बेयर एक्ट हमारा हथियार है। बिना बेयर एक्ट के हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक है। जब तक बेयर एक्ट नहीं रहेगी तब तक हम तो पढ़ा ही लेंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। इसीलिए हम आपको रोज रोज टोकते हैं कि आप सब क्या करिए, बेयर एक्ट जरूर ले लीजिए। ठीक है। क्योंकि बेयर एक्ट हमारा हथियार है। ठीक है। हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको हम रोज पर डे बताते हैं, क्या क्लास एलएलबी स्टूडेंट के लिए, एपीओ एस्पिरेंट के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए और अदर एग्जाम के लिए क्या है, मोर देन सफिशियंट है, जो कि लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आप सब यह क्लास जरूर से जरूर लीजिए और क्लास को आगे तक शेयर कीजिए। ठीक है। जिससे सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो है आगे तक सबके पास जाए भाई। क्योंकि सबका मौलिक अधिकार है ना, सबको अपना अधिकार जानने का हक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें सबके पास पहुंचे। ठीक है। और आशा करते हैं आप सबको भी समझ में आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज के बारे में हम बात कर देंगे। आज क्या है हमारा? धारा 41 है, सेक्शन 41 है हमारा। क्या है? सेक्शन 41 है हमारा। ठीक है। संपत्ति रक्षा मृत्यु, संपत्ति रक्षा मृत्यु कब कार्य कर सकते हैं? संपत्ति रक्षा मृत्यु कब कार्य कर सकते हैं? ठीक है। ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो धारा है, जो जो इम्पोर्ट मतलब है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि 100 में से जो है इसका इम्पोर्टेंस 70% है। ठीक है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से एक एक धारा हम आपको बताएंगे। ठीक है। और आप लोग भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कि क्लास कैसे है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन एक रिस्पॉन्स तो दे ही दीजिए ना। आप सब रिप्लाई तो कर ही दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके क्लास कैसा है, कैसा नहीं है, क्या आपको चाहिए, और बता दीजिए क्लास में भाई, जिससे कि हम आपके लिए और भी मेहनत करें ना, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ठीक। और आप सब लोग थोड़ा सहयोग बनाइए और हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए। ठीक। जिससे हम भी आप सबका साथ बढ़िया देते रहें आसानी से। तो हम बात करते हैं धारा 41 की, संपत्ति रक्षा मृत्यु कब कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो यह इन चार परिस्थितियों में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार विस्तार, हमला, हमलावार मृत्यु तक हो सकता है। जैसे कि लूट। ठीक है। रात्रि में ग्रह भेदन, सूर्य अस्त के बाद और सूर्यास्त से पहले, सूर्य अस्त के बाद और सूर्य अस्त से पहले। ठीक है। और तीसरा में बात करेंगे हम, आग या विस्फोटक द्वारा रिष्टि। ठीक। चौथा बात करेंगे, ऐसी चोरी, रिष्टि या ग्रह अतिचार जिसमें मृत्यु या घोर उपाहति की आशंका हो। ठीक है। ये सब हमारा क्या है, धारा 41 सेक्शन 41 के तहत। ठीक है। अब हम बात करेंगे धारा 42, जो कि सेक्शन 42 है। तो मृत्यु से कम उपहानि, मृत्यु से कम उपहानि के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मृत्यु से कम उपहानि के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। मृत्यु से कम उपहानि के बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक। क्या है? यदि आप धारा 41 में नहीं आता, सॉरी, यह अपराध, ये अपराध धारा 41 में नहीं आता है। ठीक है। तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु तक नहीं है, बल्कि मृत्यु से कम हानि तक रहेगा। ठीक है। यह जो है अपराध है जो धारा 41 में नहीं आता है, या 42 के तहत यहाँ पे बोला गया है, अपराध जो है प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु तक। जैसे कि किसी की मृत्यु, मतलब जैसे कि कोई अपराध कारित कर गए, उसके बाद सुसाइड कर लिया, तो उस अपराध का कोई दोषी होगा ही नहीं, उस अपराध का दोषी कोई नहीं होगा। ठीक है। वही यहाँ पे उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो अब बात करेंगे धारा 41 की। किसके बारे में बात करेंगे? धारा 41, धारा 41, यह अधिकार संपत्ति पर खतरे की आशंका से शुरू होता है। यह अधिकार संपत्ति के खतरे की आशंका से शुरू होता है। ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि, आगे बताते हैं,
यहाँ पे हुआ है, यह अधिकार संपत्ति पर खतरे की आशंका से शुरू होता है और समाप्त होता है। ठीक है, जैसे चोरी में, चोरी में क्या होता है, जैसे कि अपराधी के भाग जाने, पुलिस सहायता मिलने या संपत्ति वापस मिलने पर। ठीक है, जब चोरी होती है तो उसमें पुलिस क्या सहायता करती है, चोरों को ढूंढने में आपकी सहायता करेगी, और जो जो चोरी किए हैं उसको दिलवाने का काम करेगा, और जो सामान ले गए हैं वो सब क्या करेंगे, आपका रिटर्न करवाने का काम करेंगे। ठीक है, और लूट में लूट में क्या होता है, जब तक तत्काल मृत्यु या उपाधि का खतरा बना रहता है। लूट में ना, जैसे लूट, देखो चोरी और डकैती, लूट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चोरी जैसे कि एक लोग दो लोग मिलके करते हैं, ठीक, डकैती कई सारे लोग मिलके करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप सब लोग तो परिचित ही होंगे, डकैती, चोरी, लूट, सब चीज तो जानते ही होंगे, बताना उसमें क्या ही है। तो यही बात करते हैं। ठीक है, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार, जब तक अपराध जारी रहे। ठीक है, जब तक अपराध जारी रहे। रात्रिकालीन गृहभेदन, जब तक अपराध जारी रहे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, बात करेंगे हम धारा 44 की। धारा 44, धारा 44, निर्दोष, निर्दोष व्यक्ति को जोखिम, निर्दोष व्यक्ति को जोखिम, निर्दोष व्यक्ति को जोखिम, जैसे कि अभी जंतर मंतर दिल्ली में क्या चल रहा है, निर्दोष, जो निर्दोष स्टूडेंट्स हैं उनका कोई दोष नहीं है, वह अपने अधिकार के लिए वहां पे लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई शांतिपूर्वक वहां पे अपना बात को रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। तो क्या हो रहा है वहां पे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और जो है वहां पे संविधान के बारे में कोई, मतलब संविधान का तो उल्लंघन ही हो रहा है पूरी तरह से, पूरी तरह संविधान का उल्लंघन हो रहा है। वहां पे कोई चीजें किसी की मानी नहीं जा रही है। आप सोनम वांगचुक सर को देख लीजिए, वहां पे 21 दिन से भूख हड़ताल पे थे, बताओ, उनको पुलिस जबरन उठा ली। कुछ तो सिविल ड्रेस में थे, कुछ तो वर्दी में थे, उसके तो नेम प्लेट ही नहीं थे। बताओ, ऐसी तानाशाही चल रही है हमारे देश में, क्या ही हो सकता है हमारे देश का, कुछ नहीं हो सकता है भाई। हम ही आप सब लोगों को जागरूक होकर कुछ करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आप सोच लीजिए, इतने बेशरम है शिक्षा मंत्री जी की इस्तीफा तक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस्तीफा ना दें, लेकिन सुधार तो करें, लेकिन सुधार करने के लिए राजी नहीं है। जो, हाँ, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को कुचल दिया जाता है, क्योंकि उनकी पावर है, उनकी सत्ता है। ठीक है, तो वहां पे बताइए क्या ही किया जाए। तो वहां पे इसी के लिए बारे बात हो रही है यहाँ पे, कि निर्दोष व्यक्ति को जोखिम, यदि घातक हमले से बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और हाँ, वहां पे धारा 144 लागू की गई है, बीएनएस की, बी बी एन एस एस धारा, बीएनएस की धारा 144 लागू है। तो आप सब बताइए, 144 धारा क्या है बीएनएसएस की। हाँ, पढ़ाए नहीं है हम, और आशा करते हैं आप सब कुछ तो परिचित ही होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए धारा 144 क्या है, जो वहां पे लागू की गई है, किस लिए लागू की गई है, ये सब आप हमको जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थोड़ा आप भी अपना माइंड दौड़ाइए ना, देखिए बेयर एक्ट में क्या चीजें दी गई हैं, कैसे दी गई। ठीक, अब वहां पे बोर्ड में लिखा है धारा 24 लागू है, अब आप उसका उल्लंघन वहां पे कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आपको एक बार जानना चाहिए ना, नहीं पुलिस तो आपको उठा के जेल में डाल देगी। उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, आपका पूरा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। आप कुछ कर नहीं पाएंगे फिर लाइफ में, ना तो गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं पा सकते आप। ठीक है, आपको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, और सरकार की पावर है, ये है आपको कहीं भी भेज सकते हैं, तिहाड़ जेल भी भेज सकते हैं, कोई पता नहीं है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। और इसमें हम बात कर, धारा 44 में बात कर रहे थे कि हमले से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, और बचाव करते समय किसी निर्दोष व्यक्ति को जोखिम हो सकता है, तब भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। ठीक, अब बात करेंगे धारा 44 की। मतलब यही है धारा 44 की, ये बात ही कर रहे हैं। यह धारा 44 यह उपबंध कार्य करती है कि व्यक्ति अपने निजी अधिकारों का, प्रतिरक्षा के अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, निर्दोष व्यक्ति की भी मृत्यु कारित की जा सकती है। और यह अधिकार तभी प्राप्त है जब मृत्यु की युक्त युक्त आशंका हो, जब मृत्यु की युक्त युक्त आशंका हो, तब यहाँ पे बातें हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के अनुसार बात करेंगे। उदाहरण है हमारा ये, जैसे का पर भीड़ द्वारा
एक व्यक्ति का है, उसको का पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है। एक व्यक्ति का है जो उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है और भीड़ है वहां पे, वह भीड़ उसके हत्या का प्रयास करती है। जो वहां पे भीड़ है वह का की हत्या कर, जो का व्यक्ति है उसकी हत्या करने का प्रयास कर रही है, जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई है। ठीक है, व्यक्ति का है। ऐसी स्थिति में वह निजी प्रतिरक्षा अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग उपयोग तब तक नहीं कर सकता तब तक नहीं कर सकता मतलब वह वह भीड़ पर गोली न चलाने और भीड़ पर गोली चलाने से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को जोखिम उठाना पड़ सकता है। अब जो व्यक्ति का है उसके पास मान लो गन है, अब वहां पे बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, अब वो भरी पब्लिक में तो गन चला नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष को क्या हो सकता है, बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं उनको गोली लग सकती है। इसलिए वह सोच समझ के कदम उठा रहा है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों जोखिम पड़ सकते हैं यदि उन शिशुओं में से किसी को अपराध को कारित कर दे तो। का ने कोई अपराध कारित नहीं किया, यहाँ पे बात हो रही है यदि उन शिशुओं में से किसी को अपराध को कारित कर दे तो का ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति का निर्दोष है और जो अपराध कारित करने वाले व्यक्ति हैं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारी भीड़ जमा हुई है, बहुत सारी भीड़ें जमा हुई है। जब भीड़ बहुत सारी जमा हुई है तो वहां पे वह क्या करेगा अपने आप को बचाने के लिए, कुछ तो कुछ तो उपाय सोचेगा ही। अब उसके पास मान लो सुरक्षा के लिए कुछ भी हथियार है उसके पास, अब वह उस भीड़ में तो चला नहीं पा सकता है। क्यों? अगर चलाएगा तो किसी को भी हादसा हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर वह अपनी जान बचाने के लिए किसी से हाथापाई करता है, उसको चोट वगैरह आती है, तो वह दोषी अपराध का दोषी नहीं होगा। क्योंकि हमें अपने अधिकार जो प्राप्त हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वाया जो है बताती हैं कि हमें अपना स्वयं रक्षा करने का अधिकार है, दूसरों के भी रक्षा करने का अधिकार है, अपने सामान की रक्षा करने का, दूसरों की सामान की रक्षा करने का सबका अधिकार है। ठीक है, जो कि इसी के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है चैप्टर 3 समाप्त हुआ। ठीक है, आज जो है चैप्टर 3 समाप्त हुआ। अब कल जो है, कल से आपका चैप्टर 4 चलेगा। ठीक है, चैप्टर 4 चलेगा जिसमें शायद दंड दंड के प्रकार वगैरह कुछ है। तो हमने आप सबको क्या बताया था कि आप सब ये बेयर ले लीजिए। कौन सी बेयर ये वाली बेयर दिख रहा होगा कैमरे में, दिख रहा है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की डायरेक्ट ले लीजिए। ठीक है, ये कौन सी है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की है भाई, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की ये बुक है। अब इसमें आप ले लेंगे तो ये बाइलिंगुअल है। क्या है ये, बाइलिंगुअल है। देखिए इस पन्ने में इंग्लिश है तो इसमें उसकी हिंदी है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे हिंदी है। ऐसा ले लेंगे, ऐसी बुक लेंगे आप सब तो आप सबको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई चीज, किसी चीज की आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। हम कल पढ़ाएंगे आपको अध्याय 4 पढ़ाएंगे कल। ठीक है, अध्याय 4 में हम आपको बताएंगे कि दुष्प्रेरण दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में। ठीक है, और दुष्प्रेरण के विषय में हम आप सबको बढ़िया से शानदार अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जो है धारा 45 चालू होगा, सेक्शन 45 चालू होगा और आप सब जो है बैरेक्ट लेके जरूर बैठिएगा। यही बैरेक्ट है, इसको आप मंगा लीजिए। बीएनएस की भी ऐसे मिलेगी और बीएनएसएस की भी ऐसे मिलेगी। ठीक है, दोनों मंगा लीजिए क्योंकि हम बीएनएस खत्म करने के बाद, जैसे ही हमारा बीएनएस खत्म होगा वैसे ही हम आप सबके लिए बीएनएसएस चालू कर देंगे। ठीक है, अब हमारा बीएनएसएस बीएनएसएस मतलब बीएनएस जो है जल्दी ही खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो लाते हैं 20 मिनट की, 25 मिनट की, इसलिए ताकि आप सब भी बोर ना हो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि सेक्शन वगैरह थोड़ा याद करने में थोड़ा सबको दिक्कत होती है। इसलिए हम जो है ज़्यादा सिर्फ 10 10 सेक्शन ला रहे हैं, आपके लिए सिर्फ 10 सेक्शन आप सबके लिए ला रहे हैं यहाँ पे बस खाली, ताकि आपको पर डे रिवाइज करने में भी आसानी हो और समझने में भी। ठीक है, और आशा करते हैं आप सब लोग नोट्स जरूर बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे भाई तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे जो पढ़ो,
मतलब चाहे जहाँ पे पढ़ो, चाहे जो चीज़ें पढ़ो, अपना एक खुद का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? खुद का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हम नोट्स बनाए रहेंगे तो हमें थोड़ा लगन रहती है पढ़ने में। अब बैठ गए बढ़िया फ़ोन लगा के चेयर पे बढ़िया, ऐसे टेक लेके बैठे हो, ऐसे टेक लेके बैठे हो तो नींद आती है ना? नींद तो सबको आती है पढ़ाई के दौरान। लेकिन आप एक अच्छी अवस्था में बैठिए ना, पढ़ाई करते समय एक अच्छी अवस्था में बैठिए। एक अच्छी अवस्था में बैठेंगे तो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और लगातार बैठने का प्रयास मत करिए। जैसे कि 3 बहुत सारे लोग हैं 3-3 घंटा ऐसे बैठे रहेंगे ऐसे-ऐसे गिरते रहेंगे, नींद आती रहेगी, ऐसा काम मत करिए। हर घंटे में 1 मिनट के लिए बाहर निकलिए। लाइब्रेरी रहते हैं तो लाइब्रेरी से बाहर निकलिए, 1 मिनट के लिए पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, उसके बाद आके फिर बैठ जाइए। इससे क्या होगा, माइंड भारी नहीं होगा, माइंड भारी नहीं होगा और उसके बाद आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है? नींद भी नहीं आएगी। और अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो घर से भी थोड़ा बाहर निकल जाइए, सबसे बोल-चाल लीजिए या फिर थोड़ा बाहर टहल लीजिए, पानी वगैरह पी के फिर बैठ जाइए पढ़ाई करने। लेकिन हर घंटे में 1 आध मिनट जो है थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है? जिससे माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपका दिमाग काम करेगा। अब ये नहीं कि आप 4 घंटे का मैराथन चला के बैठ गए हैं, कोई एग्जाम लगा है आपका, 4 घंटे का लगा लिए मैराथन, बैठ गए आराम से लाइब्रेरी में, घर पे, कहीं पे भी और लगा के 4 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है? 5 रोटी खा लिए हैं, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे नींद आ रही है बार-बार, तो इसका कोई मतलब होने वाला नहीं है, ठीक है? उसमें सिर्फ़ आपको खाली लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें खाली आपको लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, असल में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप जो है वहाँ पे अपना चीटिंग कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है? अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए बता रहे हैं आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है? शानदार मनोरंजन में और ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन सबके पास है, सबके पास परेशानियाँ आती-जाती रहती हैं। ठीक है? और सब परेशानियों की जो है सामना करने की कोशिश करिए, परेशानियों की सामना करने की कोशिश करिए, ना कि उससे परेशान होने की कोशिश, कभी नहीं, ठीक है? आराम से आप सब लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घरवालों का ख़्याल रखिए, ठीक है? और अपनों का ख़्याल रखिए, कोई फालतू का काम मत करिए, आराम से पढ़िए-लिखिए क्योंकि जीवन भर तो पढ़ाई करना नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? समय लगाकर एक बार, उसके बाद फिर खूब मौज करिए, खूब टहलिए, जो मन करे वो करिए, लेकिन जब जेब में पैसा रहेगा तो सब पूछेंगे, अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा भाई, ये रियलिटी है, ठीक है? ये रियलिटी बता रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा रहेगा और आप अच्छा खासा जॉब करने लगेंगे, तो सब पूछेंगे। नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब आप सब लोग आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। भाई हमारा भी मनोबल बढ़ाइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है? और जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आप सबके लिए और अच्छा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? दरअसल थोड़ा स्ट्रैटेजी वीडियो आप सबके लिए नहीं आ पा रही, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बहुत ही जल्दी आप सबके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाली है, ठीक है? और थोड़ा प्यार बनाए रखिए आप सब लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, ठीक? तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी हमारी बातें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक? जय हिंद, जय भारत।